हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक प्रेशर, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। पहले प्रेशर क्या होता है एग्जैक्टली वो स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके पहले मैं आपको फिजिक्स के एक ब्रांच के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। देखो, स्टैटिक्स में ही उसका मीनिंग है। फिजिक्स की दो ब्रांच होती है, एक होती है स्टैटिक ब्रांच और दूसरी होती है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जो बॉडीज रेस्ट पे होती है, रेस्ट का मतलब क्या, जिनको मोशन नहीं होती, जो जिनकी वेलोसिटी 0 होती है, ऐसी बॉडीज के बारे में स्टडी करना, उनके ऊपर कौन से फोर्सेस है, उनकी वेलोसिटी, उनकी हर एक बॉडी की रेस्ट पोजीशन को स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। उसको स्टैटिक बोलते हैं। जिस ब्रांच में स्टडी होता है उस ब्रांच को स्टैटिक बोला जाता है। और जो डायनेमिक्स है, मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं, मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो उस वक्त उसके ऊपर कौन से फोर्सेस है, उनकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, सभी रिलेटेड डिटेल में उसके बारे में स्टडी करना, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। तो ऐसी दो ब्रांचेस होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। वैसे ही एक ब्रांच है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें, और कौन से फ्लूइड के, जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने ग्लास भर के रखा, वो एक रेस्ट पोजीशन पे है। ग्लास में जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं हो रहा, वो रेस्ट पोजीशन पे है। वैसे ही अगर हमने कोई पाइप लिया है, कोई ट्यूब ली है, ट्यूब में से पानी फ्लो हो रहा है तो वो मोशन में है, मतलब वो डायनेमिक फ्लूइड हो गया। अगर कोई ग्लास भर के रखा है तो वो स्टैटिक फ्लूइड हुआ, अगर कोई ट्यूब में से फ्लो हो रहा है तो वो डायनेमिक फ्लूइड हुआ। तो जिस ब्रांच में स्टैटिक फ्लूइड का स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक। जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होता है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, जिस ब्रांच में उसका स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में दी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये ब्रांच अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम दोनों फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में भी और डायनेमिक फ्लूइड के बारे में भी। सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड प्रेशर वगैरह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रेशर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखो बच्चों, प्रेशर क्या होता है तुरंत आप बताओगे कि फोर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, इतना एरिया हमने कंसिडर किया। सपोज मैंने इतना एरिया कंसिडर किया, इस एरिया के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर से हम लोग इसको दबा रहे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एरिया के ऊपर ऐसा फोर्स हम अप्लाई करेंगे। कभी कभी इस एरिया के ऊपर मैं ऐसा भी फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मैं ऐसा भी फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या, कि ये टोटल एरिया हो गया, लेकिन इसके सिंगल एरिया पे, ये एरिया बहुत सारे एरियाज पे मैंने डिवाइड कर दिया, और इसके सिंगल एरिया पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर पूरा फोर्स लगाया तो ये सिंगल एरिया पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रेशर। ये प्रेशर की डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट कौन सा फोर्स, मतलब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैं ऐसा भी फोर्स लगा सकती हूँ, ऐसा भी फोर्स लगा सकती हूँ, ऐसा भी फोर्स लगा सकती हूँ। तो जो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया वो फोर्स मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाली प्रेशर के लिए। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो भी मैं नहीं कंसीडर करने वाली। तो कौन सा फोर्स मैं कंसीडर करने वाली हूँ, बस ये नॉर्मल वाला फोर्स। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे एक बात और ऐड होगी, अगर सिर्फ फोर्स पर यूनिट आप बताते हो,
फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो गलत डेफिनेशन है। आपको बताना है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, वही डेफिनेशन हमें लेनी है। तो आप बोलोगे मैम हम लोग ऐसे भी तो फोर्स लगाते हैं, फिर वो प्रेशर नहीं हुआ, वो भी तो प्रेशर अप्लाई करता है, वो करता है, बट उसका कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ओके, मतलब सरफेस से कुछ एंगल पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ही इसमें कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ये एफ है, थीटा की साइड में एफ कॉस थीटा हमने लिया और दूसरी साइड में एफ साइन थीटा हमने लिया। तो जो दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट जो फोर्स लगा रहा है, वो कंपोनेंट ही इसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ऐसे डेफिनेशन होती है प्रेशर की। प्रेशर मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कॉल्ड एज प्रेशर। अब थोड़ा बेसिक इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, देखो फोर्स है मतलब क्या आएगा, न्यूटन, एरिया है मतलब क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा यूनिट है पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इन्वेंट किया है, इसके ऊपर रिसर्च किया है, तो इसलिए उसको पास्कल बोला जाता है। तो पास्कल पीए से डिनोट किया जाता है। तो प्रेशर के दो यूनिट हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दूसरा, इसके डायमेंशंस देखो क्या आएंगे, फोर्स है, नीचे एरिया है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं बोलो सब लोग, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे m1 आ गया, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिटेल में बता रही हूँ, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी m1 एज इट इज रहेगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1 t-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L1 t-1, और नीचे टाइम है t1, तो ये t1 ऊपर जाके बन जाएगा -1, -1, -2, मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1 t-2। बट यहाँ पे एरिया भी है, नीचे एरिया का डायमेंशन क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब L2, तो L2 ऊपर जाके -2 बन जाएगा, तो हमें डायमेंशन मिलेगा m1 L1 -2 t-2, 1 -2 मतलब -1, मतलब L-1 m1 t-2। ये डायमेंशन बन गया किसका, प्रेशर का। तो ये है प्रेशर का डायमेंशन L-1 m1 t-2। उसके बाद और इसके कुछ यूनिट्स है वो हम देखने वाले हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट तो है ही, बट अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उस वक्त हम लोग कितना यूनिट, मतलब अगर 10⁵ ऑर्डर तक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसको एक अलग यूनिट दिया गया, वो यूनिट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें सबसे पहला यूनिट है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक यूनिट है इसका। इसको मर्क्यूरी कॉलम के प्रेशर में भी लिखा जाता है, मतलब 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम Hg। Hg किसका सिंबल है, मर्क्यूरी का। तो 760 mm का जो कॉलम है उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर, उसको भी 1 एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इसको अगर हम टॉर में लिखे तो वो 760 टॉर ऐसे भी बोला जाता है उसको, या फिर सेंटीमीटर में वो कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसको बोला जाता है 1 एटमॉस्फेयर। और एक दूसरा यूनिट है प्रेशर का 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द बार, और एटमॉस्फेयर दोनों नियर अबाउट इक्वल होते हैं, नॉट एग्जैक्टली, नियर अबाउट इक्वल। ये होता है 10 टू द पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तीसरा और एक यूनिट है चौथा, 1 हेक्टा पास्कल। 1 हेक्टा
पास्कल, 1 हेक्टापास्कल, HPA शॉर्ट में उसको लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 100 पास्कल। अगर 100 पास्कल है तो उसको एक नाम दिया गया हेक्टापास्कल। 10 to the 5 ऑर्डर पास्कल है तो 1 एटमॉस्फेयर, 100 पास्कल है तो हेक्टापास्कल, बार है तो 10 to the power 5, एटमॉस्फेयर और बार नियर अबाउट इक्वल है। और मर्क्यूरी कॉलम में 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में उसको मेजर किया जाता है। ओके, सो दीज आर सम कॉमन यूनिट्स अबाउट द प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग करते वक्त अगर आप सरफेस पे स्विमिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ लिक्विड कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ऐसे एक्सपीरियंस होता है। वही स्विमिंग अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाके करें लिक्विड के तो वो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली प्रेशर हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस होने लगता है। इसका मतलब क्या कि लिक्विड जो है हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हम जितना डेप्थ में जाके स्विमिंग करेंगे लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो डेप्थ और प्रेशर ये दोनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये वही टॉपिक है, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम मतलब लिक्विड, पूरा लिक्विड हम नहीं लेने वाले, लिक्विड का एक कॉलम ही हम लोग लेने वाले हैं। वो एक लिक्विड कॉलम वो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर या किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इसके लिए हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया। देखो यहाँ पे एक वेसल लिया जिसमें हमने वाटर भर के रखा है, मतलब लिक्विड भर के रखा है। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है और इसके अंदर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, इमेजिन किया है। एक्चुअल में ये सिलेंडर रखा नहीं है, ये इमेजिन किया है। तो इसके अंदर एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसका एरिया है A और जिसकी हाइट है या फिर आप इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, जो वर्टिकल है। याद रखो ये वर्टिकल है जो H हमने कंसीडर की है। अब कंसीडर करते हैं कि ये लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग रो से कंसीडर करते हैं। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन ए इंटू हाइट। उसके बाद H जो है ये इसकी डेप्थ हमने कंसिडर की है, वो सिलेंडर जो इमेजिन किया है। और A जो है दैट इज द एरिया ऑफ दैट इमेजिनरी सिलेंडर। और अभी हमें इसका, तो ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स हम कंसीडर करेंगे। दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ दैट सिलेंडर, राइट। मतलब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर जो लिक्विड का बना हुआ है उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में आएगा। और वेट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अभी हम लोगों ने प्रेशर की डेफिनेशन स्टडी की है। व्हाट इज दैट डेफिनेशन, F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया। तो F ये परपेंडिकुलर फोर्स ही तो है, वेट हमेशा नीचे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया दैट इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे, m इंटू जी डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया एज इट इज रखो, बाद में हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो मास है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय क्या है, A इंटू एच दैट इज द रो। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू m डिवाइड बाय A इंटू एच। तो अगर मुझे मास चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करूंगी। तो मुझे m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A इंटू एच इंटू रो। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मास का जो फॉर्मूला है हम इधर पुट करते हैं। तो P इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, A इंटू एच इंटू रो इंटू ये G एज इट इज यहाँ पे रहेगा और डिवाइड बाय A। तो ये A और ये A दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, दैट इज इक्वल टू H
into rho into G. So P is equal to H rho G. ये जो फॉर्मूला है that gives us the relation between depth and pressure. अभी यहाँ पे देखो, अगर सेम लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, G तो चेंज नहीं होगा, ये दोनों भी कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो P और H का क्या रिलेशन आएगा? इफ डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। वही तो हमने स्विमिंग में एक्सपीरियंस किया है, हम जितना नीचे जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है, मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ। If depth increases, pressure also increases. Depth decreases, pressure also decreases. Both are directly proportional to each other. Here rho and G is constant. ये rho कब change होगा? जब आप liquid water की जगह पे कोई दूसरा liquid लोगे तो rho change होगा, otherwise rho change नहीं होगा. Okay? This is also constant. This is also constant. Only H will get change here. That means both are directly proportional to each other. ये दोनों का relation है। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट देने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है। जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या फॉर्मूला देखा? P इज इक्वल टू H रो G। तो इससे हमें पता चलता है कि जो P है वो सिर्फ H के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी कौन सी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग शेप के, मतलब एक सिलेंडर आपको ऐसा दिया गया, दूसरा सिलेंडर आपको ऐसा दिया गया और इसमें लिक्विड भरा है, इसमें भी लिक्विड भरा है, और पूछा गया दोनों में सेम हाइट का लिक्विड भरा है। सपोज इसका लिक्विड यहाँ तक है, इसका भी लिक्विड यहाँ तक है, दोनों में हाइट सेम है, इसमें भी हाइट सेम है, और बोला गया कि दोनों का प्रेशर बताओ कितना रहेगा। तो हम सोचेंगे बाप रे, इसका शेप बहुत ही अलग है, इसका शेप अलग है, तो क्या दोनों का प्रेशर चेंज होगा? नेवर। शेप ऑफ वेसल इज नॉट अफेक्टेड टू द प्रेशर। वेसल का जो शेप है वो कभी भी प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन अफेक्ट करेगा? ओनली हाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन अ प्रेशर। और जो हाइट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, ऐसी नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है टू चेंज इन अ प्रेशर, क्योंकि वर्टिकल हाइट ही प्रेशर को नीचे दबाएगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जो शेप है वेसल का वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, अगर यहाँ पे हाइट इतनी है और इसकी हाइट यहाँ तक ही लिक्विड भरा हुआ है, मतलब ये लिक्विड कम हो गया, तो इसकी हाइट अलग अलग है तो इनका प्रेशर अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों की हाइट सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। ये पहला नोट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा है प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर। जो सिलेंडर हमने इसके अंदर इमेजिन किया था वो सिलेंडर के एरिया के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे एरिया कहीं पे भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया आल्सो। तीसरा है हॉरिजॉन्टली प्रेशर रिमेन सेम एट ईच पॉइंट फॉर नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, जिसकी वेलोसिटी जीरो है, जो मूव नहीं हो रहा है, जो कि स्टैटिक है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो ऐसे रेस्ट पोजीशन के ही फ्लूइड के लिए जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, इसका यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एक लाइन में है, तो इन तीनों के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई होगा। लेकिन कब अप्लाई होगा? जब ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, मतलब इस फ्लूइड को मोशन नहीं है, तभी ये पॉसिबल है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, उससे आपको ये सभी बातें बहुत ज्यादा क्लियर होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 3 vessels having equal base area are filled with equal height of same fluid. Then which of the following is correct? 3 vessels लिए जिनका एरिया इक्वल है और उन हाइट, फ्लूइड की हाइट भी इक्वल है। मतलब देखो यहाँ पे भी इतना फ्लूइड है, यहाँ पे भी इतना फ्लूइड है, यहाँ पे भी h हाइट जितना फ्लूइड तीनों में है, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तुरंत आप बोल सकते हैं। हमारा पहला नोट क्या है कि शेप ऑफ वेसल इज नॉट अफेक्टेड टू द प्रेशर। वेसल का शेप प्रेशर को अफेक्ट नहीं कर सकता। सपोज ये है वेसल ए
ये है वेसल बी और ये है वेसल सी। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर एट वेसल ए, प्रेशर एट वेसल बी, प्रेशर एट वेसल सी। तो यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा तीनों के ऊपर? तीनों के ऊपर हाइट इक्वल है, लिक्विड सेम है, मतलब उनकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। फॉर्मूला क्या है? रो जी एंड एच। तो ये रो जी दोनों कांस्टेंट है, तीनों में सेम फ्लूइड है, हाइट भी सेम है, मतलब तीनों के लिए प्रेशर क्या रहेगा? इक्वल। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा चेंज है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 vessels having equal base area, this is question number 2, sorry. 3 vessels having equal base area are filled with equal volume. वहां पे क्या था? इक्वल हाइट था, अब क्या है? इक्वल वॉल्यूम है ऑफ सेम फ्लूइड, वही फ्लूइड है। तो नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये जो वेसल्स है इनका शेप अलग अलग है, डिफरेंट शेप। ओके, तो कंसीडर करते 1 गिलास पानी हमने लिया, 1 गिलास पानी मैंने इसमें भी डाला, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला। तो मुझे बताओ कौन सा सबसे ज्यादा हाइट तक भरेगा? ये ऐसा है, मतलब इसका ऊपर का एरिया वर्टिकली कम होते गया, मतलब इसकी हाइट सबसे ज्यादा रहेगी, राइट। उससे ज्यादा हाइट, उससे कम हाइट इसकी रहेगी और सबसे कम हाइट इसकी रहेगी, क्योंकि ये ऐसे वाइड हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा हाइट इसकी है, तो प्रेशर ज्यादा किस में रहेगा? हाइट जिसकी ज्यादा, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, रो जी कांस्टेंट है, एच सबसे ज्यादा किसका है? पीसी का, मतलब पीसी सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद किसका है? पीए का, मतलब पीए उससे कम रहेगा और सबसे कम कौन रहेगा? पीबी। मतलब रिलेशन क्या आएगा? पीए इज ग्रेटर देन पीसी इज ग्रेटर देन पीए इज ग्रेटर देन पीबी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 fluids A, B, C are poured in 3 similar vessel। तीनों सिमिलर वेसल लिए और तीनों में सेम फ्लूइड हमने पोर किया, डाला। फ्लूइड इज हैविंग इक्वल मास एंड इफ रो ए इज ग्रेटर देन, डेंसिटी अभी हर एक फ्लूइड की अलग अलग है, रो ए इज ग्रेटर देन, रो बी इज ग्रेटर देन रो सी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। और नीचे ये ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास डिवाइड बाय क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। ये हो गया रो। तो एरिया इंटू हाइट को इधर शिफ्ट करो क्योंकि आपको डेंसिटी पता है। तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू मास अपॉन रो। तो अभी यहाँ पे देखो डिवाइड बाय रो, हाइट और डेंसिटी दोनों में क्या रिलेशन है? हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मास कांस्टेंट है, सपोज एरिया भी उन्होंने कांस्टेंट बोला है, 3 सिमिलर वेसल्स है, मास भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, सिर्फ डेंसिटी चेंज हो रही है। इफ डेंसिटी इंक्रीजेस हाइट डिक्रीजेस, इफ डेंसिटी डिक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस। तो रो ए सबसे ज्यादा है, मतलब हाइट सबसे कम होगी, हाइट सबसे कम मतलब वो सबसे कम होगा प्रेशर, क्योंकि पे इज इक्वल टू क्या है? रो जी एच। ऐसा हमें लगता है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं रो बढ़ा रही हूं तो एच कम हो रहा है, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है रो और एच का। ये रो बढ़ गया लेकिन एच कम हो गया, एच बढ़ गया लेकिन रो कम हो गया, तो ये दोनों अकॉर्डिंगली कम ज्यादा हो रहे, तो ये पी क्या रहेगा? पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे अगर हमने नहीं सोचा तो हम डायरेक्टली क्या करते? पीए कम रहेगा, उससे ज्यादा पीबी, उससे ज्यादा पीसी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रो भी मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपका एच बड़ा है तो रो तो कम हुआ है, और एच कम हुआ है तो रो बड़ा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब ये दोनों अकॉर्डिंगली कम ज्यादा हो रहे, दोनों का ये रिलेशन है, दोनों अकॉर्डिंगली कम ज्यादा हो रहे। इसका मतलब पी जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज हमने रो यहाँ पे 2 से 4 कर दिया, 2 से 4 कर दिया, पहले 2 था अब हमने 4 कर दिया, 4 बढ़ा दिया, तो इन दोनों का पहले 1/2 का कुछ तो भी अलग आंसर था, अब 1/4 का आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब h जो है आपने 2 से 4 किया तो h क्या होगा? 4 से 2 बन जाएगा, राइट। पहले अगर 4 आ रहा था तो अब क्या बन जाएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 आया पहले, फिर 10 आया, फिर 4 आया, राइट। बट अभी आपने क्या किया? 2 से 4 किया,
ये 10 आया, लेकिन ये 4 से क्या हो गया 2, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही तो आंसर आएगा। इसका मतलब अगर रो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बट उसके साथ साथ हाइट भी तो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, दोनों का ये रिलेशन है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे मैम हर एक क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग ही बोले जा रही है, बट सच में इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये वेसल दिया है और इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं A, B एंड C। A की हाइट सबसे ज्यादा दी है, X, B की हाइट और C की हाइट इक्वल है, और बोला गया नीचे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये वाला ना, PA इज ग्रेटर देन PB इज इक्वल टू PC, राइट। बट ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये वाला, क्योंकि देखो नोट में मैंने 3rd पॉइंट लिख के दिया है, जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर सेम प्रेशर होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, एक लाइन के पॉइंट्स हैं, मतलब इनके ऊपर सेम प्रेशर होगा, राइट। आप बोलोगे मैम कैसे पॉसिबल है, हाइट तो अलग अलग है। हाइट अलग अलग है, लेकिन इसके ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट ये वॉल, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो वॉल है ये भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। कौन सा प्रेशर, नॉर्मल रिएक्शन N, राइट। और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो कुछ भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी सेम, ये वॉल यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है, और इसका जो ये कंपोनेंट है ये भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये हाइट फिर भी कम है, लेकिन ये प्रेशर बैलेंस कर रहा है उसको। इसका मतलब तीनों के ऊपर इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो C ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड एवरीबडी, ओके, समझ में आया सबको। ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे MCQs सॉल्व करते जाओ तो आपकी कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कुछ भी नहीं लगेगी। When you hammer an iron nail, you apply force on the flat side of the nail. The pointed side of the nail, which is in contact with the wall, then applies the force on the wall and tries to pierce it. Now let me ask you an interesting question. What will happen if you hammer the pointed side and try to pierce the flat side of the nail? You will find it difficult to push the flat face of the nail through the wall even if you apply more force than you did in the first case. What is the reason for this? The reason is that the pressure applied by the tip of the nail on the wall is more than the pressure applied by the nail's flat surface. But the question is why? First, notice that the area of the tip of the nail is very less as compared to the area of its flat surface. This tells us that the area of the surface on which the force is applied matters. We will understand this in detail, but first let us define pressure. We define pressure as the perpendicular force acting on the surface of an object per unit area on which it's acting. It's easy. Force acting per unit area. We already know that the SI unit of force is Newton, denoted by N, and that of the area is meter squared. So the SI unit of pressure is Newton per meter squared. It is also called Pascal, which is denoted by PA. Why is it called Pascal? It is given this name to honor the achievements of a French scientist named Blaise Pascal for his contributions in hydrostatics and hydrodynamics. Observe the equation carefully. Area is in the denominator of the fraction. What is this area? Well, this area is nothing but the area on which force is applied. Say I keep the force constant and I keep increasing this area. What will happen to the pressure? Will the pressure increase or decrease? Use pure mathematical logic to answer this. If I have a fraction and I keep the term in the numerator constant and keep increasing the term in the denominator, then will the fraction increase or decrease? Surely it will decrease.
So the pressure will decrease if I increase the area while keeping the force constant. With this newfound knowledge, let's go back to the example we saw earlier, the nail and the wall. Notice that we are also applying the force perpendicular to the surface of the wall. The angle between the nail and the wall is 90 degrees and not anything else. If you notice, the tip of the nail has a very small area compared to the flat surface of the nail, and hence the area of contact with the wall reduces to great extent in the first case. Hence, the pressure applied by the tip on the wall is greater than the pressure applied by the flat surface. That is why it is easy for the tip of the nail to penetrate through the wall. You can even use drill machines to drill the hole into the wall. You see that it has the pointed tip for the same reason. You can easily cut the vegetables using the cutting edge of the knife. But if you use the blunt edge of the knife, it will be difficult to penetrate it in. What is the reason in this case? Well, in the first sight, the two edges might look the same to us. But if you look at them carefully, the cutting edge has small triangle-like shapes with sharp outer points. The other edge has nothing of these. So if you cut a vegetable with a cutting edge, the area of contact between the vegetable and the knife is greatly reduced. Hence, more pressure is applied on the vegetables using cutting edge of the knife. Area used to cut the trees also have sharp cutting edges instead of placid ones. It increases the pressure on the tree due to the less area of contact. The examples that we've seen so far are applications of high pressure. It's about how high pressure is useful to us in some cases. But it is not always the case. There are situations where we require low pressure. Let us see some applications or advantages of low pressure. We use snowshoes to walk on snow. The reason for that is simple. Due to the larger area in contact with the snow, snowshoes reduces the pressure on the snow. We are able to walk on it without our feet sinking deep inside. In case of normal shoes, due to comparatively smaller area of contact, the pressure on snow is more and it sinks our feet deep inside. Note that the force applied on the snow in both the cases is the same. This force is nothing but our weight on the snow. Have you ever wondered why the wheels of an army tank run on the steel tracks rather on the ground? Notice that the wheels are on steel tracks and are not touching the ground. The army tank is huge in size. If the wheels run on ground, due to less contact area with the ground, the pressure on the ground will be massive. However, the tracks have much larger area of contact with the ground and hence the pressure on the ground is reduced to a great extent. In all the examples that we have seen in this video, it is the solid which is applying pressure on another solid. Do liquids also apply pressure? We will see that in the next video.